अचीवर्स IQ एजुकेशन की भारतीय संविधान के 1500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस प्रक्रिया में क्या है? तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में है तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो दोस्तों, यह पुनः 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह सेवानिवृत्त होते हैं इनकी नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका अंतिम निर्णय देता है हमारे लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो दोस्तों, उन्होंने हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में क्या होता है? तो यह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो दोस्तों, इसकी घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो यह समाप्त किए गए 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो दोस्तों, यह दिए गए हैं संविधान की द्वितीय अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो दोस्तों, नोटिस देना होता है 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इनका निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो यह भाग है 1/3 भाग। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो दोस्तों, यह चर्चा है मंत्रिपरिषद के बारे में। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों, उसमें है 97 विषय। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों, यह आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, यह थे M.A. आयंगर। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो यह लाया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, यह चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A या अ में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो दोस्तों, यह निकाला गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है या यूं कहे प्राप्त था? तो वह था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो दोस्तों यह करवाते हैं राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो वह निकाल सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो दोस्तों यह बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वह होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो वह भेजना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन होता है तो वह होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे केसी पंत। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? तो वह है संसद में। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों यह है आयरलैंड का संविधान। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो दोस्तों यह है CEM जोड का। अगला प्रश्न है वित्त एक्ट किस एक्ट के तहत अगला प्रश्न है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है तो वह होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। हमारा अगला प्रश्न है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं टोटल 7। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो वह किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो वह किए गए स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के आधार पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों 1 बार। अगला प्रश्न है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो वह किया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो वह कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह हमारा पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो वह था केंद्र राज्य संबंधों की जांच से। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो वह है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वह किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो दोस्तों वह किया था प्रांतों की विधान सभाओं ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यदि आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।